इमरान से एक क्विक क्वेश्चन जो कि असद ने भी अर्जेंसी के हवाले से उठाया है। अगर तुम्हें इमरान याद हो तो असद साहब कह रहे हैं कि इतनी जल्दी लगाने की क्या जरूरत थी अपील की। लेकिन दूसरी जानब हमने देखा कि जस्टिस काजी फायजी साहब पे बड़ी तनकीद भी जारी थी। और ये हमारे एक और रिपोर्टर हैं हसनात मलिक, उन्होंने ये नुक्ता उठाया उस दिन कि जहां थोड़ी सी कोई आपस में कोर्ट रिपोर्टर्स में भी खड्डा हो गया। और असद तूर ने तो यहां तक कहा कि हसनात के शोर मचाने पर यह केस उठाया गया है। तो फिर ये जल्दबाजी आपके ख्याल में, या यह केस लगाना जरूरी था? इमरान, इसका एक क्विक मैं इस जवाब पर दे, फिर बात बुखारी करूंगा। साहब की आप तरफ। इमरान साहब आप बात कर लीजिए। हाँ, पहले इमरान और फिर बुखारी साहब और फिर आप। जी, इमरान। ये अब मैं कोई ऐसा जवाब दूं तो कोई नाराज ना कोई हो, के हमारे दोस्त नहीं अपने नहीं, कोई साथी बात नाराज नहीं, हो जाएंगे। नहीं होंगे ये जो नाराज, आपने पहले करो। कहा ना कि ये लगा क्यों इतनी जल्दी, तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसमें ये लिखा गया है कि जब आईसीएस आएंगी, इंट्रा कोर्ट अपीलें आएंगी, तो आप उसके साथ अर्ली हियरिंग की फिक्सेशन की एप्लीकेशन भी होगी, तो 14 दिन के अंदर आप उनको फिक्स करेंगे। तो ये 14 दिन वाली एक कदगन थी कहीं ना कहीं भी जल्दी लगाने की। और फिर जो सोशल मीडिया पे अपना तूफान था, क्या उनका फटा हुआ था हसनात मलिक का और कयूम सदीका का, यही हुआ था ना कि फौजी अदालतों की अपीलें क्यों नहीं लग रही। अगर फौजी अदालतों के पर फैसला आया तो उसके खिलाफ जो अपील है वो समाज के लिए क्यों फिक्स नहीं हो रही है। हसनात मलिक से यही उन्होंने कहा था कि आप एजेंडा रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उसके बाद जब शाम को ये सारा कुछ जारी हुआ और ये मिलिट्री कोर्ट वाला बेंच भी बन गया, और साथ में ये जो दूसरा बेंच था नकवी साहब वाला ये भी बन गया, और फिर उस रोज जो चीजें सामने आई उसके बाद तो ये चीज जो है वो डिपिक्ट होती है कि हसनात मलिक साहब खुद भी अंधेरे में थे। उनको नहीं पता था कि ये फैसला हो चुका है, क्योंकि ये फटा पड़ा है गलबन 8 दिसंबर को, और जो प्रैक्टिस पुशर कमेटी का इजलास हुआ है वो 7 को हुआ है। और ये जो इंट्रा कोर्ट अपीलें लगाने का फैसला हुआ था, ये जो बेंच की कंपोजिशन पे बात की जा रही है कि ये बेंच ऐसे नहीं, बेंच ऐसे होना चाहिए था। 30 नवंबर का जो प्रैक्टिस एंड पुशर कमेटी के जो मिनट्स हैं उसमें ये वाजे तौर पे लिखा गया है, जिसका इजाजुल एहसन साहब ने 7 दिसंबर के अपने लेटर में जवाब तक नहीं दिया, उसको एड्रेस भी नहीं किया, कि चूंकि इजाजुल एहसन साहब 5 रुकनी बेंच के सरबराह थे, अपना फैसला दे चुके थे, तो गालिबन जो 30 नवंबर की जो कमेटी के जो मिनट्स हैं उसमें ये लिखा गया है कि ये सारा मैंडेट जो है वो कमेटी ने चीफ जस्टिस को और सरदार तारिक मसूद को दिया था कि वो बेंच बनाएंगे। तो बेंच बनाने का फैसला और इन अपीलों को फिक्स करने का फैसला 30 नवंबर को हो चुका था। जो हसनात मलिक और कयूम सदीकी की लड़ाई हुई उससे पहले 7 दिसंबर को प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग भी हो चुकी थी। उसमें फैसला हो चुका था कि आप इनको अगले हफ्ते, जो कि ये 11 से शुरू हुआ है, समाज के लिए लगाएंगे। तो वो तो मतलब आपके नॉलेज में नहीं था और आप आपस में भिड़ गए, आपस में लड़ गए। मेरे ख्याल से अगर चीजों को खरीदा होता तो मेरे ख्याल से वो लड़ाई भी नहीं होती। जी और जी, शुक्रिया इमरान। बाकी जहां तक बात है, असद जमाल साहब बात कर रहे थे, बाकी यूट्यूबर्स ने बहुत ज्यादा रिपोर्ट किया, तो मैं ब्रीफली आपको बता रहा था, अगर आज की सारी अदालती कार्रवाई मैं बताने लगूं तो 40 मिनट गुजर जाएंगे। ये बात हुई जो बहुत सारे हमारे दोस्त बात कर रहे थे, अपीलें क्यों फिक्स नहीं हो रही, तो जज साहबान ने सबने ये बात की, भाई अब हम यहाँ पे बैठे हैं, बताएं इसका फैसला कैसे हो। अभी तक तो रीजनिंग भी नहीं है। जिन जज साहबान ने फैसला दिया 23 अक्टूबर 2023 को, आप देखें इतने दिन गुजर चुके हैं, उनका तफसीली फैसला नहीं आया, तो कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाएं। मुसरत हिलाली साहबा ने इस बात पे उन्होंने इख्तलाफ किया कि देखें जो शॉर्ट ऑर्डर है, वो ये नहीं कह रही कि सस्पेंशन नहीं हो सकती, वो कहती है कि शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर सस्पेंशन नहीं हो सकती, कैसे उसको सस्पेंड कर दे, उनका सिर्फ नुकता ये था। बाकी जो जी एजेंसी की बात है, एजेंसी की बात के हवाले से पूछा गया कमरा अदालत में कि एजेंसी क्या है, फैसला आने दें, तफसीली फैसले का इंतजार कर लें, फिर हम इसके ऊपर देख लेंगे। तो इस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो अभी रिसेंट पास में जो ऐसे वाकयात हुए दहशतगर्दी के, जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हुई है, उसमें ऐसे कई सिविलियन सामने आए हैं, उनको भी ट्राई करना है। उन दहशतगर्दी के वाकयात में जो उसमें इन्वॉल्व हैं, कानून आपने उड़ा दिया है, उस कानून को उड़ाने के बाद उनका ट्राई कैसे करेंगे। और जहां तक वो 5 रुकनी बेंच के फैसले की बात हो रही है, एफबीएलए की 9 रुकनी बेंच के फैसले का भी हवाला दिया गया। शेख लियाकत हुसैन के गलबन इस तरह से नाम लिया जा रहा था, उसका हवाला दिया गया। रावलपिंडी बार एसोसिएशन के 8 रुकनी बेंच का, वैसे तो वह 17 रुकनी बेंच था, नासिर मुल्क साहब उसको हेड कर रहे थे, लेकिन जो एक फैसला आया था जिसमें ये तमाम पुरवैयन वहां पे प्रोटेक्ट की गई थी, इनको टच भी नहीं किया गया था, वो 8 रुकनी बेंच का फैसला, उसका भी हवाला दिया गया। अर्जेंसी यही बताई जी गई कि उनको भी ट्राई करना है, और साथ में यकीन दहानी करवाई, अटॉर्नी जनरल की तरफ से यकीन दहानी कराई गई कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो सजाएं अपनी पूरी कर चुके हैं, उनकी 6 से 7 माह की मैक्सिमम सजा बनती है, लेकिन चूंकि आपने जो फैसला दिया है और उसके बाद ये अपीलें आ चुकी हैं, तो मामला लिंगर ऑन हो रहा है।
आप सिर्फ ये परमिशन दे दें कि हम ट्रायल को आगे बढ़ाएंगे, ट्रायल को कंक्लूड कर लेंगे, जो जिनकी थोड़ी सजाएं हैं वो एक्विट हो जाएंगे, उनको रिहा कर दिया जाएगा। जिनकी ज्यादा सजा है, मैक्सिमम 3 साल से ज्यादा, उन्होंने कहा किसी को सजा नहीं होगी, उनके हद तक जो भी आपका फैसला होगा वो हमें काबिल कबूल होगा, आपके जी फैसले से मशरूत करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं डिस्कस करने की, मेरे ख्याल से मैंने तो ब्रीफ रखा था, नहीं नहीं, आगे लेकिन आगे वो बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। असद मैं बुखारी साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। मैं गैर अदालती अदाकार, नॉन नॉन कोर्ट एक्टर आपका नाम रखा है बुखारी साहब। आपने सुनिए बात जरा इसके ऊपर, क्योंकि असल बात तो ये सियासी है, ठीक है ना। जो बात अभी तो कानूनी मुशगाफियों और प्रोसीजर में हम जरा स्टक हैं। बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि 9 मई के लोग जो पकड़े हैं उन्होंने 103, उनके मुकदमे फौजी अदालतों में चलें और कोई रुकावट उनके आड़े ना आए, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना पार्लियामान, ना कानून। और बात यह है कि ये इस वक्त मामला ये है। बुखारी साहब, इस फैसले की तनाजुर में जरा इसके ऊपर आप कमेंट करें, इसकी जो सियासी डायमेंशन है। जी बिल्कुल, उसकी सियासी डायमेंशन तो मैं उस पर भी आता हूं, लेकिन अगेन हमारे जो जस्टिस सिस्टम है, ये आज की जो प्रोसीडिंग है उसकी कलई खोल के रख दी। मतलब आप देखिए कि शॉर्ट ऑर्डर आपने इशू कर दिया 5 जजेस ने, तो भाई जो डिटेल्ड ऑर्डर है वो भी कर दीजिए। क्यों आप इतना लिंगर ऑन करते हैं? और ये असद बताएंगे आपको, ये कॉमन प्रैक्टिस है। मेरा ख्याल है यह जजेस जो है वो लंबे फैसले लिखते हुए उन्हें कोई थकावट का शिकार हो जाते हैं, या फिर और कोई वजूहात होंगी जिसपे असद बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि आपने शॉर्ट ऑर्डर दे दिया, इस पे भी मेरा ख्याल है कि कोई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो डिसाइड करती है कमेटी, उसको कोई टाइम फ्रेम देना चाहिए कि भाई अगर आपने शॉर्ट ऑर्डर सुना दिया तो 1 हफ्ता काफी है, उसके बाद आप अपना डिटेल्ड फैसला जारी करें। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मुकदमात में मैंने भी जब थोड़ी बहुत कोर्ट रिपोर्टिंग की, कभी इत्तफाकन जाना पड़ जाता है आम केसेस में, तो इस तरह की चीजें नोट होती हैं। इसकी सियासी इम्प्लीकेशन, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, चूंकि 102 लोग हैं, लेकिन इस फैसले में जो मैं भी सुनता रहा हूँ यही है कि जी सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये अपीलों का फैसला नहीं हो जाता तब तक आप उनकी किस्मत का फैसला भी 102 लोगों की नहीं करेंगे। तो आने वाले दिनों में देखिए क्या बनता है। रिक्यूजल की बात भी जो है वो मुझे वो बेंच याद आ रहा था जो उमर अता बंदयाल साहब के नीचे एक लार्जर बेंच, जब शुरू में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर के ऊपर जब हम वो 3-5 की बहस में जा रहे थे, तो एक तो ये 6-5 वाली बहस दोबारा शुरू हो गई। मैं वही कह रहा हूं कि हमारा जस्टिस सिस्टम कैसा है। और उस वक्त भी 2 जजेस को कहा गया था कि जी आप रिक्यूज करें, तो उन्होंने नहीं किया था, तो उस वक्त वो उनका बैठना जायज समझा गया। तो ये चूंकि एम्बिग्विटी है हमारे जस्टिस सिस्टम में। कर दूं जी आप माजर के साथ वहां पे ये हुआ था कि 2 जज साहबान, इजाजुल एहसन साहब और नकवी साहब बेंच के साथ बैठे थे, फिर बेंच उठ के चला गया, फिर बेंच आया तो वो बेंच छोटा था, तो बताया गया कि वो रिक्यूज कर गए हैं, इजाजुल एहसन साहब, नकवी साहब। और फिर जब वो दोबारा दूसरे फेज में केस आया तो वही बात जब अदालत के सामने रखी गई कि ये इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ आप आए, इजाजुल एहसन साहब इसमें बैठ नहीं सकते, ये तो उसमें रिक्यूज कर गए थे। तो उस पे उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि रिक्यूजल का ऑर्डर दिखा दें, रिक्यूजल का ऑर्डर किधर है? जबानी आके बताया, जबानी आके कहा रिक्यूज कर गए हैं, लेकिन जब अगले फेज में सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में जब दूसरों ने कहा कि ये रिक्यूज कर गए थे, तो बंदयाल साहब कहते रहे कि रिटन ऑर्डर दिखा दें। और रिटन ऑर्डर के हवाले से अब चीज वो केस कहां से प्रूव होती है? नकवी साहब ने जो अपना सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन दायर की है, उसमें उन्होंने खुद मान लिया कि हम रिक्यूज कर गए थे। जी जी जी, इमरान थैंक यू इस इजाफे के लिए। जी असद, आप कुछ कहना चाहे थे, आप फिर ये कहिए और फिर उसके बाद हम आपको इजाजत दे देंगे। देखिए, बहुत जल्दी इजाजत दे रहे हैं, बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है इस पर, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मुख्तसरन बात करूं। देखें, अर्जेंसी का जो अहम जो डायमेंशन है वो ये नहीं है कि फिक्स इतनी जल्दी क्यों हो गया। हाँ, वो भी एक सवाल हो सकता है और है, लेकिन आज ये केस लगा और आज ही उस यूनानिमस डिसीजन गिवन बाय 5 जजेस हैज बीन सस्पेंडेड। That's the question. What's the urgency? आज सुन लें, नोटिस कर दें, कल बुला लें, मजीद आर्गुमेंट सुन लें।
परसों आप सस्पेंड कर दें, इतना शौक है या क्या? ऐसा तो नहीं, यानी ये लोग सोच रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ये पहले ही फैसला तो नहीं हो चुका था। तो अदालत को अपनी साख को मेंटेन करने के लिए बहुत से इकदाम करने होते हैं। जजों को अपने रवैये को ना सिर्फ ये कि उससे इंसाफ करें, बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। ये नहीं है इस केस में। आज कम से कम सुप्रीम कोर्ट, जैसे उन्होंने कहा कि शायद नंगी हो गई है, बहुत 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 सीरियस इशू है। यानी इसमें और फिर ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच, लेकिन डिटेल्ड वर्डिक्ट का जो ताखीर से आना है, उसमें सिर्फ ये मसला नहीं है कि हमारे यहाँ अक्सर फैसले ताखीर से आ रहे हैं। ये एक बड़ा सीरियस इशू है जिसको सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। जस्टिस ईसा को खास तौर पर इस पर बात करनी चाहिए, सीनियर जजेस को। लेकिन आपने ये देखा कि ये इसका जो शॉर्ट वर्डिक्ट आया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की केस की प्रोसीडिंग्स हुई। वो बहुत दोनों केसेस जो हैं, ये आर्मी एक्ट का केस और कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो केस है, वो एक बहुत ही डेंस किस्म का इशू है। उसमें बहुत सी डायमेंशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की और आर्ग्यूमेंट्स की, बहुत लंबी प्रोसीडिंग्स हुई। तो वही अक्सरियती जज जो है 5 जजों के बेंच में, वो उस केस में भी मसरूफ रहे, तो वो फैसला कैसे लिखते? ये भी तो एक सवाल उठता है। फिर ये कि नैब के केस में जस्टिस फायज ईसा साहब ने खुद कहा कि जब तक कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक जो मुकदमा सुना जा रहा है उसका फैसला नहीं आता, आप ये केस ना सुने। ये बात आज भी यकीनन हुई होगी। अगर नहीं हुई तो ये बात जजेस के जहन में होनी चाहिए। इसमें एक नुकता डिटेल्ड वर्डिक्ट का आना बहुत जरूरी है। अगर जस्टिस मुसर्रत हलाली ने ये बात की है, 6 जजों में अगर एक जज ये बात सोच सकता है कि डिटेल्ड वर्डिक्ट आएगा, तो हमें पता चलेगा कि क्या आर्गुमेंट है, क्या ग्राउंड्स हैं, क्या पिटिशनर आप क्या कहते हैं। असद, तो मेरा मतलब है कि ये एक बहुत ही इंतहाई संगीन सूरत हाल है। एक पूरी दहाई 2 दहाइयों का अहम तरीन मुकदमात में से एक मुकदमा है जिसमें सिविल राइट्स आपके एट स्टेक है, मुतासिर होंगे। जी बिल्कुल जी। देखें, और फिर ये कि मुस्तकबिल में क्या होगा, या डेरा इस्माइल खान में कोई दहशतगर्दी का वाकया हो गया है और इसलिए हमें जल्दी करनी चाहिए, तो क्या जल्दबाजी की बिना पर एडजुडिकेशन हमारी सुप्रीम कोर्ट करती है? ये दलाइल दिए जा रहे थे हुकूमत की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से। आई थिंक दिस शुड हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ द विंडो इमीडिएटली बाय द जजेस। दीज आर सुप्रीम कोर्ट जजेस, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट के जजेस की बात नहीं हम कर रहे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन हो रही है।